हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भूगोल से बीपीएससी के एग्ज़ाम में या बीपीएससी के अलावा किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बने हैं, आज से हम यह वीडियो लाने वाले हैं। और यह वीडियो प्रतिदिन आएगा, तो चलिए आप लोग देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए, भारत का क्षेत्रफल जो है बताया गया है कि भारत का क्षेत्रफल जो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार आप लोग जानते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, ये भी सही है। तो भारत का रेखीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी आप लोग जानते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। तो देखिए ये सारे सही है। और इसमें गलत कौन सा है, तो भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं, कितनी है, 28 है। कितनी है, 28 है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए भारत में राज्यों की संख्या कितना है, देखिए ये जब प्रश्न पूछा गया है, जब का बुक है, उस समय भारत में राज्यों की संख्या 29 था, लेकिन फिलहाल अभी जो है 28 याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद भारत का क्षेत्रफल जानते हैं आप लोग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत स्थित है, भारत स्थित है, इसमें से बताना है। तो देखिए भारत स्थित जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक स्थित है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, अब चलिए दिखाते हैं। आगे देखिए, भारत की जो आकृति जो होती है चतुष्कोणीय होती है। कैसी होती है, तो चतुष्कोणीय होती है। और यह विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक होता है, इसका अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार क्या होता है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक होता है। ठीक है, उसके बाद में कर्क रेखा के बारे में याद रखिएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो जो होता है भारत का मानक समय रेखा है। तो ये दोनों जो है पूर्वी देशांतर, ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है ये भारत के भी बीच भी जाती है, और 82 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये भी भारत के बीचों बीच से गुजरती है। देश का जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बार बार पूछा जाता है, कितना होता है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसकी स्थलीय सीमा पूछा जाए, इसकी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो होता है 15,200 किलोमीटर होता है। और मुख्य स्थल की समुद्री सीमा जो होता है 6100 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 6100 किलोमीटर होता है। इसका क्षेत्रफल जो होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। ठीक है, तथा जनसंख्या के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखता है जनसंख्या के मामले में। अभी फिलहाल याद रखिए कि जनसंख्या के भी मामले में भारत पहला स्थान रखता है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत विस्तृत है, फैला है। तो देखिए भारत जो फैला है, जो इसमें बताया गया है, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। आप फ्रेंड्स याद रखिएगा, कर्क रेखा के आसपास वाले सारे शहरों को आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न रहता है। और मकर रेखा के भी आसपास वाले शहरों को देख लीजिएगा, मुख्य मुख्य शहरों को। इनसे भी बीपीएससी में और यूपीएससी में प्रश्न रहता है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। तो पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है आइजोल जो है सबसे नज़दीक है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, ये व्याख्या यही है। चलो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। ठीक है, पूछा गया है कि इस निम्नलिखित नगरों में से कौन सा जो नगर है वो कर्क रेखा के निकटतम है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार जो है कलकत्ता निकटतम है। ठीक है, अब देखिए भी बता दें कि इस प्रकार से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखिए
पूछा गया है कि निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। इसमें भी उसी तरह प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में। तो देखिए यूपी पीसीएस का प्रश्न है, तो कौन सा होगा? गांधीनगर होगा। क्या होगा? गांधीनगर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार जो होगा मणिपुर जो है भारतीय राज्य जो है कर्क रेखा के ऊपर में है। चलिए कर्क रेखा के बारे में देख लीजिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा गुजरा है मध्य प्रदेश से और सबसे कम गुजरा है गुजरात से। राजस्थान से सबसे कम गुजरा है राजस्थान से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरा है? तो देखिए 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरा है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर में विभाजित करता है? तो 23.5 अक्षांश जो है भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। और यहीं पर प्रश्न फ्रेंड्स पूछा जाता कि कौन सा देशांतर भारत को 2 लगभग बराबर अक्षांश है यहाँ पर, और यहीं पर देशांतर होता तो क्या होगा? 82.5 डिग्री होता। क्या होगा? 82.5 डिग्री होता। ठीक है, 82.5 डिग्री होता। ठीक है, और यहाँ पर अक्षांश पूछा गया है तो क्या होगा? 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। इसे कर्क रेखा के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा गुजरता है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरता है, मिजोरम से भी गुजरता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा इन तीनों राज्यों से होकर गुजरता है। पूछा जाए भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों से होकर ये गुजरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न जो है पूछा गया है वो अच्छा ही प्रश्न है। पूछा गया है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूछा गया है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। बताना है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा आपस में कहाँ मिलते हैं, किस राज्य में मिलते हैं। अगर मैप आप ध्यान से देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, यह स्थान जबलपुर से उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है, अब अगला देखिए। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक दक्ष अंश जलमार्ग द्वारा आपस में अलग किया जाता है, यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो देखिए अंडमान और निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, याद रखिएगा। अब देखिए 10 डिग्री चैनल क्या होता है? यह छोटा अंडमान व निकोबार के बीच स्थित होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो होता है कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है और भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। ठीक है, ये इसमें 2 ज्वालामुखी भी पाया जाता है, नारकोंडम सुषुप्त और बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी इसमें पाया जाता है। अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है, याद रखिएगा, माउंट धूलियर है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है और निकोबार का जो है माउंट धूलियर है। छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच एक दक्कन दर्रा भी है, दक्कन पास जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा। अभी हम लोग क्या पढ़े? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। और उसके बाद क्या पढ़े कि यहाँ 2 ज्वालामुखी है, नारकोंडम सुषुप्त और बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा सैंडल पीक है और निकोबार का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट धूलियर है। छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच एक दर्रा भी है जिसे कहा जाता है दक्कन पास कहा जाता है। देखिए पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल जो पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। देखिए वो प्रश्न फिर पूछा गया है किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है। ठीक है, एलडीए के इस पे एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखिए अगला देखिए, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, यानी कि मानक समय रेखा है? तो आप लोग जानते हैं कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, ये भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर पर खींचा गया है? 82.5। ठीक है, याद रखिएगा।
अब देखिए भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी, यानी जिसे प्रयागराज कहा जाता है। प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरता है। के समय को मानक समय माना गया है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के समय को जो है क्या किया गया है? मानक समय रेखा माना गया है। यह ग्रीनविच लाइन जो है इससे 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच लाइन जो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर है उससे 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच लाइन को प्रधान याम्योत्तर के भी नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। इस कारण जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होते हैं तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। 5 घंटा 5.5 घंटा आगे। देखिए प्रश्न पूछा गया है, यदि भारत मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो देखिए याम्योत्तर में पूर्व की तरफ बढ़ने पर, यानी कि प्रधान याम्योत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री के बाद 1 घंटे की वृद्धि होती है। कितने डिग्री की? 1 घंटे की वृद्धि होती है। याम्योत्तर से पश्चिम की ओर अगर बढ़ते हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री के बाद 1 घंटे की क्या होती है? कमी होती है। तो भारत मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो इसलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय जो मान होगा 120 में से 82.5 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा? 37.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आएगा। तो 37.5 डिग्री को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 150 मिनट होगा। कितना होगा? 150 मिनट होगा। और 150 मिनट यानी कि 2 घंटा 30 मिनट होगा। तो 12 में जब हम 2 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे तो 14 घंटा होगा, अर्थात 2:30 बजेगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 बजेगा, यानी कि 2:30 बजेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से गुजरता है। जो मानक समय रेखा है आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है, मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, उड़ीसा से भी गुजरता है, लेकिन महाराष्ट्र से यह नहीं गुजरता है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है जो कि 82.5 डिग्री पर है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। और यह भारत के जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरता है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नज़दीक है? देखिए अभी हम बोले थे कि कर्क रेखा के आसपास वाले शहरों को और मकर रेखा के आसपास वाले शहरों को और कर्क रेखा के भी आसपास वाले शहरों को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रहता है। तो सेम उसी तरह यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कौन प्रधान या भारत की मानक समय रेखा जो है उसके सबसे नज़दीक है। तो मिर्ज़ापुर जो है भारत के मानक समय याम्योत्तर का सबसे नज़दीक स्थित है। ठीक है, अब अगला देखिए, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो है 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो यह आप लोग जानते हैं इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर देखिए से कोणीय दूरी पर उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है, और अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या 181 होती है। ध्यान रखिएगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है सबसे अधिक होती है विषुवत रेखा पर। कितना होता है? 111 किलोमीटर, और सबसे कम होता है ध्रुव पर। ठीक है, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है, और अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है 181 होती है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। अगला देखिए, भारतीय मानक समय के लिए 82.5 डिग्री देशांतर को आधार बनाया गया है जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय जो है तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच जो है 5.5 घंटे का अंतर होता है। ग्रीनविच से पूर्व में स्थित होने पर भारत का मानक समय जो है 5.5 घंटा जो है आगे है। अर्थात ग्रीनविच पर सुबह के 6 बजेगा तो यहाँ पे भारत में 11 बजेगा, दोपहर का 11 बजेगा। प्रत्येक देशांतर के मध्य जो होता है 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 के बराबर जो होता है 4 मिनट होता है।
ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारतीय प्रमाणिक समय यानी कि भारत मानक समय जिसे IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच के समय यानी ग्रीनविच के समय में अंतर पाया जाता है कितने घंटे का, तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। देखिए ये भी BPSC में पूछा गया है 2002 में। भारतीय मानक प्रमाणिक समय जो है, सॉरी, भारत का प्रमाणिक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। इस कारण भारत का प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, पटना का स्थानीय समय देखिए, पटना का जो स्थानीय समय है वही है जो भारत का मानक समय है, याद रखिएगा। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी में 82.5 डिग्री देशांतर से माना जाता है। और उसके बाद संपूर्ण भारत में एक ही टाइम जोन है, इसलिए पटना का स्थानीय समय वही होगा जो भारत का मानक समय है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। मालदीव के साथ कौन सा भारत का समुद्री सीमा बनाता है, तो 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव के साथ भारत का समुद्री सीमा बनाता है। ठीक है, अब देखिए, ये 8 डिग्री जो चैनल है मणिकाय के साथ मालदीव की समुद्री सीमा बनाता है। ठीक है, जबकि 9 डिग्री चैनल मणिकाय को लक्षद्वीप की सीमा बनाता है, यानी मणिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मणिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और 1 डिग्री चैनल मालदीव को मणिकाय से अलग करता है, या मणिकाय को मालदीव से अलग करता है। ये VVI प्रश्न बनता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मारकर रट ही जाइए, क्योंकि ये बार बार प्रश्न बनता ही है PCS एग्जामों में। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 9 डिग्री चैनल स्थित है, तो देखिए लक्षद्वीप और मणिकाय के बीच स्थित है। लक्षद्वीप को मणिकाय से अलग कौन करता है, 9 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। अगला देखिए, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। 9 डिग्री चैनल जो है मणिकाय को लक्षद्वीप की राजधानी करावती की भी सीमा बनाता है या अलग करता है। प्रमुख चैनलों की स्थिति इस प्रकार है, याद रखिएगा। जो 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री जो चैनल है वो मणिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव को मणिकाय से अलग करता है। और भारत और श्रीलंका के बीच जो है मन्नार की खाड़ी स्थित है। पाक की खाड़ी जो है उसको पाक स्ट्रेट के भी नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय के 5 बजे हैं, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा, तो 2 घंटे बाद होगा, यानी कि वो 7 बजे जो होगा वहाँ सूर्योदय होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच जो है 30 डिग्री देशांतर का अंतर पाया जाता है। और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री का होगा 120, यानी 2 घंटा होगा। ठीक है, इसी कारण यहाँ 2 घंटा बाद सूर्य दिखाई देगा। चलिए अगला जो है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा, तो मात्र 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि देशांतर कितने डिग्री देशांतर का अंतर होता है, तो 30 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। ठीक है, तो 2 घंटा बराबर जो होगा 30 डिग्री जो बराबर होगा कितना होगा, 120 मिनट, यानी 2 घंटा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, पूछा गया कि पश्चिम का सुदूर बिंदु कितने डिग्री देशांतर पर है, तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर पर है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, जो कि गुजरात में स्थित है। जबकि सुदूर पूर्वी पूछा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है और अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे ये पूर्वी है और गुजरात सबसे पश्चिमी है, याद रखिएगा। छोटा सा प्रश्न था। चलिए देखिए, ये IAS के एग्जामों में पूछा गया, फर्स्ट पेपर GS 2015 में। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है, सबसे पहले
तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है और भारतीय राज्य के रूप में इसकी स्थापना, हाँ याद रखिएगा, ये कब किया गया था, तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी, 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर है। और 2011 के जनगणना के अनुसार यह देश का 27वां राज्य था। कौन सा 27वां राज्य था, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु जो है, सॉरी देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। चलिए इंदिरा पॉइंट के बारे में थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह 12 निकोबार द्वीप में स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित प्रमुख धार्मिक और पर्यटक नगरी है। यही प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर भी कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य में तथा श्रीलंका के बीच में स्थित एक द्वीप है रामेश्वरम। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान राम द्वारा स्थापित शिव मंदिर है। ठीक है, अगला देखिए, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है। ठीक है, तो 12 निकोबार में है। ठीक है, 12 निकोबार में है, लोग छोटा निकोबार नहीं, 12 निकोबार में है, याद रखिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 12 निकोबार में स्थित है और अंडमान निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल गुजरता है और इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से जो है 876 किलोमीटर दूर है। भारत का दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिण अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट ही है। ये भी पूछा गया है MBPCS में। भारत के दक्षिणतम भूभाग का वास्तविक विस्तार जो है निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है, जिसे ग्रेट निकोबार कहा जाता है। और इस सुदूर दक्षिणी स्थल को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। क्या होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। चलिए देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है, तो राजस्थान से होकर गुजरता है। ठीक है, सिक्किम से जो होकर गुजरेगा अक्षांश, इसको मैप के द्वारा क्लियर किया जा सकता है। मैप देखते रहिएगा। ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर उच्च अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है। नहीं, ये सही नहीं होगा। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पूना के अक्षांश के बीच स्थित है, तो ये सही है। और बेंगलोर की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, तो ये भी सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसको आप लोग मैप से ही क्लियर कर लीजिएगा, अगर जानना है तो इसको रोककर यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने नई सहस्त्राब्दी में सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी, किस देशांतर पर देखी, तो 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर देखी। कैसे, तो चलिए बताते हैं। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है और इसका देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। 82.5 डिग्री जो है भारत की पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरता है, बीचों बीच गुजरता है। देखिए, 21वीं शताब्दी का प्रथम सूर्योदय जो है 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित ग्रेट अंडमान के सुप्रसिद्ध कटचल में देखा गया। कहाँ देखा गया, कटचल में देखा गया। ठीक है।